हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमेशा की तरह ही आपको नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वाले पार्ट के अंदर हम तृतीयक क्रियाएं, उनका वर्गीकरण और व्यापार के स्थान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारे टॉपिक्स हम इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बात करते हैं परिवहन के बारे में। देखिए परिवहन क्या होता है। देखिए व्यक्ति और वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने ले जाने की सेवा को परिवहन कहा जाता है। चाहे आप व्यक्ति को लेकर जाओ चाहे वस्तु को लेकर जाओ, उसी को क्या बोलेंगे, परिवहन। इंग्लिश में इसे ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। परिवहन सबसे मुख्य सेवाओं में से एक है, ठीक है। बाकी सभी सेवाएं जो होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब है कि परिवहन होना जरूरी है। देखिए आप किसी भी तरीके का व्यापार करेंगे तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाना ही पड़ेगा। इसी वजह से परिवहन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला होता है भू क्षेत्र। अब एक बात समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड होना जरूरी है। तो भू क्षेत्र कैसा है, अगर आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाएंगे तो मुश्किल होगी, मैदानों में चलाएंगे तो आसानी होगी। तो इसीलिए भू क्षेत्र मैटर करता है। विकास का स्तर क्या है, विकास के स्तर का डायरेक्टली मतलब है कि वहाँ पर रोड की क्या स्थिति है। तो अच्छा रोड यानी अच्छे से परिवहन हो पाएगा, ठीक है। अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी तो अच्छे से परिवहन होगा, वरना समस्या आएंगी। परिवहन के साधनों की उपलब्धता, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास साधन ही ना हो, ठीक है, तो आप कैसे परिवहन करोगे। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, परिवहन की सेवा को प्रभावित करती है। मांग की स्थिति क्या है, मार्गों की स्थिति क्या है, यानी रोड कैसे हैं वहाँ पर, ठीक है, गाड़ी चलने लायक है या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ वहाँ पर व्यवस्था कैसी है। तो इन सब से भी क्या होता है, परिवहन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा मांग की। वहाँ पर मांग कितनी है, किस चीज़ की मांग, परिवहन की मांग, कि लोगों को आने जाने में सामान भेजने की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब होते हैं परिवहन। नेक्स्ट आता है हमारा इसी तरीके से पर्यटन। देखिए परिवहन और पर्यटन में एक सिंपल सा डिफरेंस है। परिवहन जो है वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को ज़रूरत होती है, जबकि पर्यटन इसीलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें क्या होता है, अपने मनोरंजन के लिए एक जगह घूमने फिरने के लिए पर्यटन किया जाता है। तो पर्यटन एक यात्रा है जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से की जाती है, यानी ना तो इसमें कोई ज़रूरत होती है और ना कोई लाभ होता है। तो जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं पर तो ये सोचकर थोड़ी ना जाते हैं कि वहाँ पर हमारा फ़ायदा होगा, बल्कि हम किस लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए। पर अगर आप किसी काम के लिए जाओ तो वो परिवहन, और अगर मनोरंजन के लिए जाओ तो पर्यटन, यानी घूमना फिरना, ठीक है। दूसरे शब्दों में वह यात्रा जो घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए की जाती है पर्यटन कहलाती है। पर्यटन सबसे बड़े सेवा क्षेत्रों में से एक है। अब पर्यटन को क्या प्रभावित करता है, इसमें सबसे पहली चीज़ है मांग, कि पर्यटन करने के लिए लोग कितनी डिमांड है, लोग कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, लोग जाना भी चाहते हैं नहीं जाना चाहते। दूसरा होता है भू क्षेत्र। भू क्षेत्र का मतलब हो गया कि किस जगह पर लोग जाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि नॉर्मली गर्मियों के टाइम में लोग पहाड़ी क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। सर्दियों के टाइम में पहाड़ों पर जाना इतना प्रेफर नहीं करेंगे बट उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा स्थलाकृतियाँ, कि वहाँ पर जगह कैसी है, स्थलाकृतियाँ कैसी है, कुछ देखने लायक है या नहीं है। नेक्स्ट हो गया विकास का स्तर, कि उस क्षेत्र में विकास का स्तर कैसा है। अब जैसे आप यहाँ से अमेरिका जाना पसंद करोगे, ठीक है, पर बांग्लादेश जाना शायद पसंद ना करो। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट लेवल अलग अलग है। फिर परिवहन की व्यवस्था है या नहीं। अब मान लो आपको कहीं घूमने जाना है पर वहाँ पर कोई परिवहन का साधन ही नहीं है, वहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। नेक्स्ट होता है हमारा जलवायु कैसी है। जलवायु का मतलब कि वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। मौसम अगर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो भी आप जाना पसंद नहीं करोगे। तो अगर अच्छा सा मौसम होगा तो लोग वहाँ पर घूमना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आता है भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब है कि वहाँ पर सीनरीज वगैरह कैसी है। अगर अच्छी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए तो लोग जाना पसंद करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा संचार। संचार का मतलब क्या होता है, देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को संचार कहा जाता है। तो संचार विकास और जीवन स्तर सुधारों में क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। यानी संचार की वजह से विकास भी होता है और जीवन का स्तर भी सुधरता है। संचार के प्रकार क्या क्या है, सबसे पहले संचार समझ लो, कम्युनिकेशन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अब इससे देश को बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। अगर आप थोड़ा सा पहले जाए तो जब संचार की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी तो भारत इतनी तरक्की भी नहीं कर रहा था, ठीक है। पर अब जैसे जैसे संचार की व्यवस्था, इंटरनेट और मोबाइल और चीज़ें बदलने के साथ साथ सुधरी है, तो विकास की गति में भी तेज़ी आई है। संचार के प्रकार क्या क्या है, देखिए सबसे पहला आता है संचार, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जानकारी पहुंचाना, मोस्टली दो लोगों के बीच होता है, उसी को बोला जाता है क्या, संचार। जैसे मोबाइल हो गया, पत्र हो गया, इनसे दो लोगों के बीच ही जानकारी पहुंचती है ना। नेक्स्ट हो गया हमारा जनसंचार। जनसंचार क्या होता है कि एक स्रोत से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। जैसे टीवी या रेडियो होता है तो इससे एक ही जना होता है पर उससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन। तो संचार एक से एक व्यक्ति को, जनसंचार एक से अनेक लोगों को, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट अन्य सेवाएं। तो अन्य सेवाओं के अंदर क्या है कि देखिए डॉक्टर, शिक्षक आदि अन्य सेवाओं के अंदर आते हैं। ये सेवाएं क्या होती है, जीवन
के स्तर की वृद्धि करती है और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, शेफ़ हो गया, कोई नर्स हो गई, पुलिसमैन हो गया, ये सब क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। किसको सेवाएं देते हैं? लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से देश के स्तर के अंदर, विकास के स्तर के अंदर क्या आती है, वृद्धि होती है, उसके अंदर पॉजिटिव कर्व आता है, यानी वो और ज़्यादा अच्छे से होता है। तो अन्य सेवाएं वो सभी सेवाएं जो कि इन सबसे पर्यटन परिवहन से बाहर थी, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, ठीक है, पुलिसकर्मी वगैरह हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है चिकित्सा पर्यटन। तो चिकित्सा पर्यटन एक सिंपल सी चीज़ है, एक ही लाइन में इसका आंसर है कि जब कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए यानी अपना इलाज कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ से अमेरिका जाओ अपना इलाज कराने, तो उसको क्या बोलेंगे? चिकित्सा पर्यटन बोलेंगे, क्योंकि ना आप पैसा कमाने गए हो ना घूमने गए हो, इलाज कराने गए हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन का मतलब क्या है? तो देखिए, एक देश के लोगों को जल्दी से जल्दी सूचना एवं संचार के साधनों का लाभ प्रदान करना ही क्या है? अंकीय विभाजन है। अब अगर इसे मैं समझाऊं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये अमेरिका है और ये इंडिया है, यहाँ पर 5G लॉन्च होता है और यहाँ पर भी 5G लॉन्च होता है। ठीक है, 4G तो हम चला ही रहे, तो 5G की जो पहुंच है वो अमेरिका के लोगों को जल्दी हो जाएगी, यानी जल्दी 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 लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी, जबकि यही काम इंडिया में होने में क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर अभी भी आप देखें तो बहुत से जगहें तो ऐसी होंगी हमारे देश में जहाँ पर 4G कनेक्शन भी ढंग से नहीं आता होगा, तो 5G की तो बात दूर है, यानी अभी तक हम 4G भी सबके पास नहीं पहुँचा पाए। तो यही जो ये टाइम का डिफरेंस है ना, कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में जल्दी आ जाती है, जबकि इंडिया में इसे आने में क्या लगता है? समय लगता है। यही क्या है? इसी को अंकीय विभाजन बोलते हैं। ठीक है, तो अंकीय विभाजन क्या है? अंकीय विभाजन का मतलब है कि जो नई प्रौद्योगिकी आई है वो लोगों के पास कितनी जल्दी पहुंच जाती है। तो विकसित देशों में नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की गति तेज होती है, जैसा मैंने बताया, जबकि विकासशील या अल्प विकसित देशों में ये क्या है? धीमी है। और इसी वजह से क्या होता है कि विकसित देशों में विकास की गति तेज है और विकसित देश और विकासशील देशों के बीच का गैप बढ़ रहा है, यानी विकसित देश नई टेक्नोलॉजी की वजह से और विकसित हो जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है बाह्य स्रोतन, इसे आउटसोर्सिंग बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। तो बाह्य स्रोतन का मतलब क्या है कि देखिए, किसी कार्य को किसी दूसरे क्षेत्र या देश में करवाना जिससे उस कार्य की लागत में कमी आए और दक्षता में वृद्धि हो, बाह्य स्रोतन कहलाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक काम है जो कि आप खुद करते हैं, पर आपको कॉस्ट आती है कितनी? 10 रुपये। अगर आप वही किसी बाहर वाले को दे दें और वो 8 रुपये में कर रहा है, तो आप खुद नहीं करोगे, आप उससे कराओगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बाह्य स्रोतन। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका की कंपनियां हैं, उनके कॉल सेंटर्स होते हैं, तो अगर वो कॉल सेंटर्स अमेरिका में चलाएं तो उन पर खर्चा ज़्यादा आएगा, यानी रेंट का खर्चा, लोगों की सैलरी का खर्चा, मैनेजमेंट का खर्चा सब ज़्यादा आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं? उसको उठाकर इंडिया में चलाते हैं, इंडिया में रेंट कम आता है, खर्चा कम आता है और उनका काम भी हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर लिखा गया है कि किसी कार्य को किसी दूसरे क्षेत्र या देश में करवाना, जैसे अमेरिका के लोग इंडिया में करवा रहे हैं, जिससे उस कार्य की लागत में कमी आए, क्योंकि इंडिया में खर्चा कम आ रहा है, और उसकी दक्षता में वृद्धि हो। दक्षता में वृद्धि होने का मतलब है कि आपका काम भी हो जाए, वो भी और भी अच्छे तरीके से, कम पैसों में। यानी अगर आपका काम कम पैसों में और भी अच्छे तरीके से हो जाए तो आप क्या करोगे? उसी से कराओगे, और इसी प्रक्रिया को बाह्य स्रोतन बोलते हैं। तो अपना काम बाहर से कराना ताकि पैसा भी कम लगे और कार्य भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये उदाहरण वही वाला दिया गया है। बाह्य स्रोतन होता क्यों है? इसके कारण क्या क्या है? तो पहला है कि इससे दक्षता में वृद्धि होती है, कम पैसे में यानी ज़्यादा काम हो पाता है, लागत में कमी आती है, पैसा कम लगता है। इंटरनेट की सुविधा की वजह से ही ये सब हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट बड़ा है, इसी वजह से अब बाह्य स्रोतन भी बड़ा है। और नेक्स्ट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की वजह से अनेकों देश आपस में मिल गए हैं, जिस वजह से बाह्य स्रोतन हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा चतुर्थ क्रियाएं। तो चतुर्थ क्रियाएं क्या होती है? देखिए, अभी तक हमने पढ़ा प्राथमिक क्रियाओं में जितने भी पृथ्वी से रिलेटेड थे, यानी डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट थी, वो क्रियाएं थी। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? द्वितीयक क्रिया है, जिसमें उत्पादन किया जाता था। तीसरा हमने पढ़ा सेवा क्षेत्र। अब चौथा जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है? ज्ञान संबंधी क्रियाकलाप। ठीक है, उदाहरण के लिए जो कि ज्ञान से संबंधित होते हैं, नॉलेज रिलेटेड होते हैं, जैसे अनुसंधानकर्ता जिसे रिसर्चर बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ठीक है, या फिर सूचना संग्रहण करता, यानी जो डेटा वगैरह इकट्ठा करते हैं। तो ये सब ज्ञान से संबंधित है, तो इसी वजह से ये कौन से हो जाते हैं? चतुर्थ क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पांचवा देखें हमारा, तो पांचवा वो लोग हो गए जो क्या करते हैं? नीति वगैरह बनाते हैं। नीति वगैरह बनाने का मतलब है कि प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जो कि नए नए विचारों की रचना करते हैं, जैसे कि नीति निर्धारक हो गया, ठीक है, परामर्शदाता जिसे कंसल्टेंट बोलते हैं, और प्रबंधक यानी मैनेजर। तो मैनेजर्स वगैरह ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या करते हैं? नई नई नीति बनाते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्रिया है जो प्रकृति पर डिपेंडेंट हो, द्वितीयक क्रिया है जो उत्पादन करे, तृतीयक क्रिया है जो सेवा करे, चतुर्थ क्रिया है जो बुद्धि बेस्ड काम करे। ठीक है,
पंचम क्रियाएं कौन सी, जो कि नई नई नीतियों का निर्माण करें। ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं इस चैप्टर की। 5 क्रियाकलापों के बारे में ही पढ़ना था हमें। दोनों पार्ट्स आप ज़रूर देखिए, लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और एक लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।